Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll start a new poem that is for class 9th from the book Beehive. Okay, and the title of the poem is The Duck and the Kangaroo, which is written by Edward Lear. In this poem, Edward Lear, he has described the conversation between the kangaroo and the duck. Okay, so let's read what is actually in the first stanza and what is actually their conversation. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. So in this poem actually the duck, it is saying to the kangaroo, "Good gracious, how you hop." Hop means क्या होता है? How you jump. तो वो एक्चुअली डक जो है वो कैंगरू को क्या कर रही है? अप्रिशिएट कर रही है, प्रेज कर रही है उसको कि तुम किस तरह से जंप कर लेते हो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यानी कि तुम फील्ड्स पे भी, लैंड पर भी अच्छे से जंप कर लेते हो और वाटर में भी कर लेते हो. एज यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, कभी भी रुकते नहीं हो. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी मीन्स क्या होता है? नेस्टी मीन्स वेरी अनप्लीजेंट, वेरी डिस्गस्टिंग, है ना, जो अच्छा नहीं होता है. तो डक ये बोल रही है कि मेरी जो लाइफ है, यानी डक की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है. क्योंकि डक क्या करती है? हमेशा किस में रहती है? पॉन्ड में रहती है. तो वो हमेशा पॉन्ड में रहती है. लेकिन कैंगरू क्या करता है? यूज टू जंप इन द फील्ड्स एंड इन वाटर्स, है ना. तो वो जंप कर करके कहीं भी जा सकता है. लेकिन डक हमेशा किस में बाउंड होके रहती है? अपने पॉन्ड में बाउंड होके रखती है. तो डक कह रही है कि मेरी लाइफ बड़ी बोर हो गई है, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया को घूमूं. ही एक्चुअली इट वांट्स टू wander from one place to another. I wish I could hop like you. So this is the wish of the duck, that it wants to jump like the kangaroo, said the duck to the kangaroo. So the duck is actually appreciating and she is praising that the kangaroo is a very lucky guy, that he can actually move from one place to another, and his life is so enjoyable. But the life of the duck is so boring that it has to stuck only in the pond water. Okay, then let's see what happens in the second stanza. Please give me a ride on your back. So अब डक कैंगरू क्या बोल रही है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी बैक के ऊपर, तुम्हारी जो मतलब बैक जो है ना, कमर हम इसे बोल सकते हैं, उसके ऊपर आप प्लीज़ मुझे एक राइड करवाओ, यानी कि घूमने के लिए ले जाओ. सेड द डक टू द कैंगरू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. और वो ये प्रॉमिस कर रही है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल शांत बैठूँगी, कोई मूवमेंट भी नहीं करूँगी. स्टिल, क्वाइट स्टिल मीन्स इट वुड नॉट डू एनी मूवमेंट. वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी? वो क्वैक की आवाज़ निकालेगी. जो उसकी आवाज़ है सिर्फ वो ही निकालेगी, अदरवाइज कोई मूवमेंट वो उसकी बैक पर बैठकर नहीं करेगी. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, यानी पूरा दिन वो बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बिना मूवमेंट करे हुए वो आराम से बैठेगी. एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलीबोली. अब ये डी और जेलीबोली ये प्लेसेस के नाम है. डी क्या है? डी इज़ अ रिवर इन इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड की एक रिवर है. और जी जेलीबोली इट इज़ अ प्लेस इन वेस्ट अफ्रीका. ओके, सो दीज बोथ आर द नेम ऑफ द रिवर एंड द प्लेसेस. तो वो बोल रही है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे? हम डी भी जाएंगे और हम जेलीबोली भी जाएंगे वेस्ट अफ्रीका में. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और कहाँ कहाँ जाएंगे? हम ज़मीन पर भी मतलब जाएंगे और हम सी पर भी, यानी पानी में भी हम जाएंगे. प्लीज़ टेक मी अ राइड. अब उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे राइड के लिए ले चलो.
ओ डू सेड द डक टू द कैंगरू, कि वो उसको बोल रही है कि प्लीज़ मुझे राइड के लिए ले चलो, मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे बैक पे बैठ के राइड करूँगी और बिल्कुल मोमेंटलेस बैठ जाऊँगी, बिल्कुल स्टिल बैठूँगी सारा दिन, और हम लैंड पे वाटर पे सब जगह घूमने जाएंगे, और स्पेशली हम इंग्लैंड की जो रिवर है डी वहाँ पर, और जैली बोली यानी कि जो अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका का जो पार्ट है वहाँ पर भी, प्लेस जो है वहाँ पर भी हम घूमने के लिए जाएंगे। सेड द कैंगरू टू द डक, अब जो कैंगरू है वो क्या कर रहा है, डक को बोलता है, वापस उसको रिप्लाई करता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तो बोलता है कि इसके लिए कुछ एक रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन मीन्स है यहाँ पर थिंकिंग, है ना, तो वो सोच रहा है, उसने कहा कि मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए, मुझे कुछ मतलब सोचने दो इस बारे में कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ। परहैप्स एज द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, तो बोलता है कि तुम्हें मैं अपनी कमर पे, अपनी बैक पे आराम से घुमा तो सकता हूँ, और शायद ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत लक रहेगा, यानी दोनों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन मीन्स एक ट्रबल है, मैं एक चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, तो उसका ऑब्जेक्शन क्या है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक टू सो बोल्ड, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें लेके जाता हूँ तो मुझे थोड़ी देर सोचने दो, मेरे लिए काफ़ी लक की बात होगी कि हम दोनों साथ में घूमने जाएंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ से ऑब्जेक्शन है, एक चीज़ की मुझे चिंता है, मैं ट्रबल है मैं एक चीज़ की, वो क्या है कि विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि तुम अगर मुझे बोलने पर मजबूर कर रही हो तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी परेशानी क्या है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट, तुम्हारे जो फीट हैं वो इतने ज़्यादा, क्योंकि तुम सारे दिन पानी में रहती हो, तो तुम्हारे जो फीट हैं, जो तुम्हारे पैर हैं वो काफ़ी गीले रहते हैं और काफ़ी ठंडे होते हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस। अब यहाँ देखिए ना, रूमैटिस जो है ना, एक्चुअली ये रियोमैटिज्म करके एक डिजीज़ होती है। क्या होती है? रियोमैटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोइट है उसने अपनी पोयम को राइम देने के लिए उसने यहाँ पे रूमैटिस लिखा है, जैसे रू से कैंगरू को वो क्या कर सके, मैच कर सके, राइम बन रही है ना, जैसे बोल्ड कोल्ड, है ना, इस तरह जो है रू कैंगरू, इस तरह दोनों की क्या बन रही है, यहाँ पर राइम बन रही है। तो इसे एक्चुअली स्टूडेंट्स बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, यानी कि एक पोइट के पास में उसे एक लाइसेंस दे दिया जाता है कि अपनी जो पोयम है उसको वो ब्यूटिफाई करने के लिए, उसे रिदमेटिक करने के लिए वो ऐसे चीज़ों को तोड़ मोड़ सकता है, वर्ड्स को वो मोल्ड कर सकता है, जैसे उसने यहाँ रूमैटिस को करा। रूमैटिस एक डिजीज़ होती है बोन्स और मसल्स की, जिसे हम रियोमैटिज्म कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने रिदम के लिए कैंगरू के साथ इसे रू कर दिया है, जबकि इसका नाम क्या होता है, रियोमैटिज्म होता है, जो कि किसकी डिजीज़ है, बोन्स और मसल्स की डिजीज़ है। तो यहाँ पर कैंगरू डक को बोल रहे कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में जाने को रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारे पैर हमेशा गीले रहते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, तो जब तुम मेरे बैक पे बैठोगी पूरा दिन तो मुझे कहीं बोन्स और मसल्स की क्या हो जाती है, डिजीज़ ना हो जाए, मुझे इसका काफ़ी डर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम की चलिए बात करते हैं। तो राइमिंग स्कीम देखिए, कैंगरू है तो ए हमने इसको लगा दिया, हॉप कैंगरू से साउंड बिल्कुल मैच नहीं करती है, बी इसको कह दिया, ठीक है। टू ऑब्वियसली कैंगरू टू, ऊ की आवाज़ पीछे साउंड मैच कर रही है, इसे हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। स्टॉप, हॉप स्टॉप, बी हो गया, हॉप से मैच कर रहा है इसलिए हम इसको भी क्या दे देंगे, बी दे देंगे। पॉन्ड अलग ही वॉइस है, सी दे दिया। वर्ड सॉरी बियॉन्ड, पॉन्ड बियॉन्ड दोनों ही मैच कर रहा है, ये बियॉन्ड जो है ना इस वर्ल्ड के बाद का ही वर्ड है, तो पॉन्ड बियॉन्ड दोनों मैच कर रहा है, तो क्या हो गया, सी सी हो गया, ठीक है। देन यू, यू एक अलग ही वॉइस आ रही है, इसे हम डी मान लेते हैं। एंड कैंगरू,
यू कैंगरू, दोनों में ऊ की आवाज़ आ रही है ना, तो इसमें भी हमने क्या दे दिया, इसे डी दे दिया, ठीक है। जब से कैंगरू यू और सॉरी इससे हमने डी दे दिया, फिर कैंगरू को हमने ए दे दिया, ऊपर भी तो कैंगरू है ना, इसलिए हमने इसको दे दिया, टू यू और कैंगरू, ये ए आएगा, ठीक है, ए बी, ठीक है, देन ए बी सी सी, फिर ए, ठीक है, क्योंकि कैंगरू और टू इसको हमने ए दिया था, अब यहाँ यू और कैंगरू वापस में ऊ की साउंड आ रही है ना, इसलिए हमने वापस इसे ए दे दिया। तो राइमिंग स्कीम हमारी बनती है ए बी सी सी ए। क्लियर? सो दिस इज अवर राइमिंग स्कीम। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रही थी कि जैसे कि क्या होता है, कई बार हम आपने ये जानते हैं कि ग्रामेटिकली हर एक जो मतलब सेंटेंस होता है ना, उसका रूल होता है कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से लेते हैं ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोएट जो होता है ना, वो इस रूल को तोड़ देता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के जो रूल होता है ना किसी भी सेंटेंस का, वो उसे तोड़ देता है अपनी पोयम को राइम करने के लिए, अपनी पोयम को रिदमेटिक या ब्यूटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। INVERSION इन्वर्जन होता है। जैसे कि यहाँ आप देखिए, said the duck to the kangaroo, है ना, as if you never would stop, यानी कि you never would stop, as if you never would stop, यहाँ पे भी क्या है, ग्रामेटिकल थोड़ी प्रॉब्लम है। सो as if you would never stop होना चाहिए ना यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं इन्वर्जन कहते हैं, जो पोइट आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और प्लस पोइट के पास में हमने देखा पोइटिक लाइसेंस भी होते हैं, जैसे कि वर्ड्स को तोड़ मोड़ के मोल्ड करके हमारी जो राइम है उसमें डाल सकते हैं, या उन्हें जो पोएम है उसे रिदमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस द 3 पैराग्राफ्स ऑफ द पोएम। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द poem. Okay, hopefully you understand the poem, and student of class 9th, I will send you the PDF of the second poem also, that is the Rain of the Roof, and please note down that work in your fair notebook and send me on my personal number so that I can check your notebooks, okay, so that I can check that if you are working or your work is update or not. Okay, so please send me your homework. Till then, happy learning. Thank you.